आज हम ट्रांसलोकेशन इन प्लांट्स का सेकेंड पार्ट कह सकते हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि प्लांट्स में फ्लोएम लोडिंग और अनलोडिंग जो है वो कैसे होती है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनने वाला भोज्य पदार्थ कैसे लीफ से ट्रांसलोकेट होकर के वो रिक्वायर्ड पार्ट जो होते हैं, ट्यूबर हो, रूट्स हो, फ्रूट्स हो, वहां तक ये पहुंचने का प्रोसेस हम पहले पार्ट में समझ चुके हैं। अब जो अगला पार्ट है जिसमें कि ट्रांसलोकेशन मैकेनिज्म जो है वो कौन कौन सी है, इस पर कौन कौन सी हाइपोथेसिस दी गई, कौन सी मान्य है और कौन सी अभी सबसे ज्यादा प्रचलित है, तो आज इस पे चर्चा कर रहे हैं हम। तो ऐसी मैकेनिज्म जो है जिसमें फोटो एसिमुलेट जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्लोएम के थ्रू, तो बहुत सारी हाइपोथेसिस या थ्योरीज जो है वो इसमें दी गई है। यहाँ हम कुछ जो मेन थ्योरीज है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे डिफ्यूजन हाइपोथेसिस, एक्टिवेटेड डिफ्यूजन हाइपोथेसिस, इसमें इंटरफेशियल फ्लो हाइपोथेसिस, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस, ट्रांससेल्युलर स्ट्रीमिंग हाइपोथेसिस, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन वेरिएंट, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हाइपोथेसिस और प्रेशर या मास फ्लो हाइपोथेसिस, जो कि सबसे ज्यादा मान्य है या प्रचलित है। अब पहले हम देखते हैं इसमें डिफ्यूजन हाइपोथेसिस। डिफ्यूजन का मतलब हम जानते हैं कि कोई भी सॉल्यूट जो है वो अपनी उच्च से निम्न सांद्रता की तरफ जो है वो मूवमेंट करता है, वो उसको हम कह रहे हैं डिफ्यूजन। अब इस हाइपोथेसिस जो है इसमें कई ऑब्जेक्शन भी लगे। ये माना गया, पहले इस हाइपोथेसिस में ये कहा गया कि फोटो एसिमुलेट अपनी उच्च से निम्न सांद्रता की तरफ फ्लोएम के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्शन ये लगा कि जो एक्चुअल ट्रांसफर होता है वो 100 टाइम्स लेस देन ट्रांसफर वेलोसिटी ऑफ द फ्लोएम, कि नॉर्मली जो फ्लोएम के अंदर जो वेलोसिटी होती है वो उससे तो ये 100 गुना कम है, तो फिर ये अप्लाई हुआ ही नहीं डिफ्यूजन हाइपोथेसिस। तो यहीं पे ये कैंसिल हो गया या फिर ऑब्जेक्शन लग गया, ये मान्य नहीं हुआ। क्योंकि दूसरा ये भी कारण माना गया कि ये जो है एक फिजिकल एक्शन है, जबकि फ्लोएम लोडिंग और अनलोडिंग या ट्रांसलोकेशन प्रोसेस जो है वो एक बायोलॉजिकल एक्शन है। अब दूसरी हाइपोथेसिस दी गई वो है एक्टिवेटेड डिफ्यूजन हाइपोथेसिस, ठीक है। ये मेसन एंड फिलिप्स ने 1936 में दिया इसको, और इसमें यह कहा गया कि प्रोटोप्लाज्म सीव ट्यूब एलिमेंट्स के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म उसका होता है उसके अंदर उसकी प्रतिरोधकता जो है वो घट जाती है, ठीक है। और प्रतिरोधकता घटने की वजह से जो ट्रांसफर होता है फोटो एसिमुलेट वो एक्टिवेटेड डिफ्यूजन की वजह से, तो यहां पर मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी एनर्जी जो है वो खर्च होती है, ठीक है। तो इस वजह से ये एक्टिवेटेड कहा गया, क्योंकि एक्टिवेटेड हम जानते हैं कि एक्स्ट्रा एनर्जी कंज्यूम होती है और वो एनर्जी जो है मेटाबॉलिक या रेस्पिरेटरी जो है वो एनर्जी के रूप में थी। और यहां पर ये प्रोसेस जो है इसके बारे में समझा गया कि ये एक्टिवेटेड डिफ्यूजन हाइपोथेसिस हो सकता है। अब जो अगला नेक्स्ट जो हाइपोथेसिस दी गई वो है इंटरफेशियल फ्लो हाइपोथेसिस, जो कि वॉन्डर हार्ट ने 1932 में दी थी। और इसके अकॉर्डिंग सोल्यूट पार्टिकल जो है, सोल्यूट पार्टिकल्स वो मूव करते हैं किसी भी, जैसे वैक्यूल और प्रोटोप्लास्ट के बीच के एरिया में, या हम कह सकते हैं कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है, उसके थ्रू ये जो सोल्यूट जो होते हैं वो मूव करते हैं। लेकिन ये भी मान्य नहीं हुई, क्योंकि कारण ये है कि ऐसा कोई एविडेंस जो है या कोई सपोर्ट मैकेनिज्म जो है या ऐसा कोई सपोर्ट एविडेंस मिला नहीं इस मैकेनिज्म के लिए प्लांट्स के अंदर। और ये भी देखा गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है उसकी शेप में, वो स्टेटिक नहीं होती है। तो यहाँ ये हाइपोथेसिस जो है ये भी फेल हो गई, क्योंकि यदि ऐसा यदि फ्लो होता है तो फिर वो बीच बीच में जो ब्रेक भी होता है, तो इसलिए ये भी मान्य नहीं हुई। तो नेक्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रो ऑस्मोटिक थ्योरी। इलेक्ट्रो ऑस्मोटिक थ्योरी जो है वो फेंसन और स्पेनर ने दी थी, और इसमें ये कहा गया कि ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट थ्रो सी ट्यूब्स, जो चालनी नलिकाएं होती है जिनके थ्रू ये विलेय पदार्थ ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं कि इस सीव प्लेट्स के एक्रॉस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से होते हैं। और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कहां से क्रिएट होता है, वो उसके अंदर क्रिएट होता है सीव प्लेट
पर पोटेशियम आयन के सर्कुलेशन से। तो ये माना गया इस हाइपोथेसिस के थ्रू कि पोटेशियम आयन के सर्कुलेशन के द्वारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट होता है, इसी पोटेंशियल के द्वारा ये सोल्यूट जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। लेकिन इसमें भी कोई एविडेंस जो है वो नहीं मिला, इसलिए ये भी फर्दर आगे जो है वो ज्यादा प्रचलित हाइपोथेसिस या थ्योरी नहीं मानी गई। नेक्स्ट जो है वो है ट्रांससेल्यूलर स्ट्रीमिंग हाइपोथेसिस, जिसको कहते हैं पार कोशिकीय प्रवाही परिकल्पना। ये जो है थाने ने 1962 के अंदर ये परिकल्पना दी, हाइपोथेसिस दी, और इसमें ये माना गया कि जो सीव ट्यूब्स जो है, ये सीव ट्यूब्स जिसके अंदर ट्यूबुलर स्ट्रैंड्स होते हैं, वो एक के साथ एक लगातार कंटिन्यूस जुड़े रहते हैं, ठीक है, और इसी एक दूसरी ट्यूब के बीच में सीव पोर्स होते हैं, और पोर के थ्रू जो है वो फोटो एसिमुलेट या सोल्यूट्स जिसे हम कह रहे हैं, या सुगर हम जिसको हम कह रहे हैं, वो ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये ट्यूबुलर या ट्रांससेल्युलर जो स्ट्रैंड्स होते हैं, ये इनके अंदर एक पेरिस्टाल्टिक या क्रमाकुंचन प्रक्रिया होती है, जिसके थ्रू ये एक से दूसरी जो ट्यूब जुड़ी रहती है, एक से दूसरी लगातार कंटिन्यूस, तो एक में यदि संकुचन क्रमाकुंचन होता है तो देन उस प्रोसेस के थ्रू ये जो है सोल्यूट आगे ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। लेकिन इसमें भी एक ऑब्जेक्शन लगा, वो क्योंकि ट्यूबुलर स्ट्रैंड जितने भी होते हैं उसका कोई भी उसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ बनता है, लेकिन इसका कोई इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ नहीं डेवलप हुआ। इसका मतलब ये भी यहाँ पे ऑब्जेक्शनेबल हाइपोथेसिस हो गई। अब नेक्स्ट जो है वो है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन वेरिएंट्स। ये एक हाइपोथेसिस दी गई कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन में, और इसके अकॉर्डिंग, हालांकि ये फैंसन और पील ने इसको प्रपोज किया, इसमें ये कहा गया कि जो मूवमेंट होता है सोल्यूट्स का, वो मूवमेंट पी प्रोटीन या फ्लोएम प्रोटीन फिलामेंट्स के कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी की वजह से होता है। जो पी प्रोटीन फ्लोएम के अंदर पाए जाते हैं चालनी नलिकाओं में, उन फिलामेंट्स में संकुचन गतिविधियों की वजह से ये स्ट्रीमिंग होती है। तो यहाँ पे भी एक कोई सॉलिड प्रूफ जो है वो इसके एविडेंस जो है वो नहीं मिला, ये भी ज्यादा प्रचलित नहीं भी। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो हाइपोथेसिस आती है, उनमें से एक जो है वो है प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस जो है वो डीवरीज और बाद में इसको कर्टिस ने सपोर्ट किया था इसको, और इसमें ये कहा गया कि जो ऑर्गेनिक सोल्यूट ट्रांसपोर्ट होते हैं वो होते हैं प्रोटोप्लाज्मिक फ्लो और डिफ्यूजन दोनों के द्वारा। तो डिफ्यूजन के द्वारा हम जानते हैं कि हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू सोल्यूट जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, और दूसरा इसके साथ में एक और जो साथ साथ में एक मैकेनिज्म दी गई, वो ये बताई गई कि प्रोटोप्लाज्म, हम जानते हैं कि हर सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो द्विदिशीय होता है, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। जीव द्रव्य परिकल्पना में हम देखते हैं प्रवाह के अंदर कि वो बाई डायरेक्शनली मूवमेंट करता है। तो ये दोनों फ्लो जो है, जिसमें प्रोटोप्लाज्मिक फ्लो और डिफ्यूजन, इन दोनों के द्वारा ही ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है वो ट्रांसफर होते हैं। और इसके सपोर्ट में भी, इस थ्योरी के सपोर्ट में भी कई सारे जो है वो पॉइंट्स है, जैसे कि मूवमेंट ऑफ सोल्यूट्स इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन इन द सेम सीव ट्यूब। एक ही चालनी नलिका के अंदर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में सोल्यूट का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और ये हम पढ़ चुके हैं पहले। क्योंकि जब लीफ जो होती है उसमें जो भोजन बनता है वो शुगर ट्रांसपोर्ट होकर के नीचे रूट तक आती है, और रूट्स के अंदर आके स्टोर होती है, वो भी एक स्टोरिंग ऑर्गन है। और वही जो शुगर जो है वो लीफ से यदि एपिकल बड की ओर भी ट्रांसपोर्ट होती है, इसका मतलब वो अपवर्ड भी मूवमेंट कर रही है और डाउनवर्ड भी मूवमेंट कर रही है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा फैक्टर जो है, जैसे कि लो टेम्परेचर और ऑक्सीजन की कमी में, ठीक है, उस कंडीशन में भी ये प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो है वो रुक जाती है, तो देन ट्रांसलोकेशन सोल्यूट का है वो भी रुक जाता है। तो ये दोनों फैक्टर जो है ये ऐसे इसको प्रूव करते हैं। लेकिन ऑब्जेक्शन भी इसमें लगे हुए हैं। ऑब्जेक्शन में प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो है वो एक मेच्योर सी ट्यूब एलिमेंट्स के अंदर नजर नहीं आता, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्शन था, ठीक है। और ऐसे ही इसको कैनी और थैने ने जो अपने हाइपोथेसिस दी थी उसके अंदर भी ये बताया था ट्रांस सेलुलर स्ट्रैंड के अंदर कि वो प्रेजेंट होते हैं, तो उसकी वजह से फिर ये कैसे सी ट्यूब एलिमेंट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ हम प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हाइपोथेसिस को समझ सकते हैं कि एक फुल स्पीड यहाँ जो मोलिक्यूल जो ये दिख रहे हैं ये बहुत
तेजी से स्पीड में ये ट्रांसपोर्ट होते हैं एक ही सी ट्यूब एलिमेंट के अंदर प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट के द्वारा, और कुछ जो होते हैं वो स्लो होता है, और देन आगे मॉलिक्यूल जो है जिसका मूवमेंट बिल्कुल फोर्सली जो होता है वो मूवमेंट करता है। तो ये प्रोटोप्लाज्म की एक्टिविटी की वजह से और यहाँ पे डिफ्यूजन ग्रेडियंट की वजह से भी ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे एक्सेप्टेबल जो थ्योरी है वो है प्रेशर या मास फ्लो हाइपोथेसिस। ठीक है, तो मास फ्लो हाइपोथेसिस वर्ड से ये मीनिंग होता है मास यानी एक से ज्यादा सोल्यूट जो होते हैं मास के रूप में, यानी मोर देन वन जो सोल्यूट्स जो होते हैं मोलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक साथ ग्रुप के अंदर मूवमेंट करते हो, फ्लो करते हो, तो मास फ्लो हाइपोथेसिस कहा गया। ये हाइपोथेसिस मंच हाइपोथेसिस के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि इसको प्रपोज किया था वो मंच ने किया था। और इसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो अपने एक रीजन से जहां पे हाई ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वहां से ये लो ऑस्मोटिक प्रेशर की तरह एक मास के रूप में ये मूवमेंट करते हैं ड्यू टू किसमें, टर्गर प्रेशर के ग्रेडियंट के कारण। तो दो रीजन अलग अलग जहां पर स्फीति दाब में दाब प्रवणता के कारण ये अपने उच्च ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वहां से निम्न ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ ये सोल्यूट्स या सब्सटेंस मूव करते हैं, इसे कहते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस। और प्रेशर वर्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि ये प्रेशर के साथ मूव करते हैं, और प्रेशर जो जनरेट होता है ऑस्मोटिक प्रेशर जिसकी वजह से, इसलिए इसको प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। अब जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज जो मूवमेंट करते हैं सी ट्यूब्स में वो कंपेनियन सेल के थ्रू मूवमेंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि सी एलिमेंट जो होते हैं, सी ट्यूब्स जो होती है उसके पास में जो होती है वो सहायक कोशिकाएं होती है, और सहायक कोशिकाएं जो होती है वो मेसोफिल सेल से आगे जो सोल्यूट्स होते हैं उनको एक्सेप्ट करती है और वहां से ये मूवमेंट करता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपेनियन सेल के थ्रू एक एक्टिव प्रोसेस के थ्रू ये सोल्यूट्स जो होते हैं वो सी ट्यूब में एलिमेंट में प्रवेश करते हैं, और हाई ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सी ट्यूब के अंदर डेवलप हो जाती है ड्यू टू कहां से, सोर्स के द्वारा। सोर्स का मतलब ये हुआ कि लीफ जो होती है वो भोज्य पदार्थ को बनाती है या सोल्यूट को बनाती है, यहां हम देख सकते हैं। और यहां से जब ये मूवमेंट करते हैं सोल्यूट्स सी ट्यूब के अंदर, तो हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ये सोल्यूट्स मूव करते हैं थ्रू कंपेनियन सेल बाय द एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, अब ये सी ट्यूब जो है इसमें ऑस्मोटिक वाटर पोटेंशियल जो है वो डाउन हो जाता है। तो वाटर पोटेंशियल डाउन होने की वजह से हम जानते हैं कि फ्लोएम के साथ साथ जाइलम भी वहीं पास में है, तो वाटर जो होता है जाइलम के अंदर उसका वाटर पोटेंशियल हाई होता है, तो ऑटोमेटिकली जाइलम से फ्लोएम की तरफ वाटर मूव कर जाता है। तो जो ही वाटर जो है वो फ्लोएम सेल में या चालनी नलिकाओं में आता है, आते ही तुरंत उसमें क्या होगा, प्रेशर पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, और जिसकी वजह से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है वो मूव कर जाएगा उसके रिक्वायर्ड एरिया की तरफ। तो ये इसके बारे में ये प्रोसेस पिछले हम लेक्चर में पूरा डिटेल हम पढ़ चुके थे। तो यहां पर हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि सोर्स से सोल्यूट जो है वो सी ट्यूब में एलिमेंट में प्रवेश करते हैं, और यहां से ये मूवमेंट करके ये रिक्वायर्ड एरिया की तरफ ये एक बल्क के फॉर्म में मूव होता है। ठीक है, अब मूवमेंट जो है वो इसमें अपवर्ड भी होता है और मूवमेंट जो है वो इसमें डाउनवर्ड भी होता है, दोनों तरीके से होता है। तो ये प्रेशर जो है प्रेशर या मास फ्लो हाइपोथेसिस के नाम से जानी गई। इसको हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि यहां हम सोर्स की बात कर रहे हैं, तो सोर्स के रूप में एक लीफ सेल है, और इस लीफ सेल में जो सुक्रोज बनी है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ये सुक्रोज एक बल्क के रूप में कंपेनियन सेल में आती है, और कंपेनियन सेल से ये मूव करती है किसमें, फ्लोएम के अंदर चालनी नलिकाओं में। यहां जाते ही क्या होगा, वाटर पोटेंशियल डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जाइलम से वाटर को लेगा, और जाइलम से जो ही वाटर इसमें प्रवेश करेगा, देन क्या होगा, ये मूवमेंट हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड पोर्शन की तरफ, और ये यहां से कंपेनियन सेल से होता हुआ रूट्स के सिंक या रिक्वायर्ड सेल के में ये अनलोडिंग हो जाएगी। तो लोडिंग प्रोसेस देन अनलोडिंग प्रोसेस, जिसमें केवल फ्लोएम काम नहीं कर रहा है, फ्लोएम के साथ साथ जाइलम का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वाटर पोटेंशियल जो होता है उसकी वजह से ये जाइलम का भी अपना बराबर रोल होता है और वो इसमें पार्टिसिपेट करता है। और यहाँ पे प्रूव किया गया मास फ्लो हाइपोथेसिस को
ये दो इंटरकनेक्टिंग ऑस्मोमीटर जो है, इस एक्सपेरिमेंट को हम समझ सकते हैं कि इस ऑस्मोमीटर में हम यहाँ देख रहे हैं कि एक तरफ जो है वो ऑस्मोमीटर जिसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन है शुगर की, कॉलम रखा हुआ है, और यहाँ हम समझ सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो एक सोर्स से जो शुगर जो है वो चालनी नलिका के अंदर प्रवेश कर रहा है। तो एक तरह से इसको मानते हुए, सोर्स मानते हुए ऊपर से शुगर डाल रहे हैं, और यहाँ पे ऑस्मोमीटर में सोल्यूट्स की कॉन्सेंट्रेशन हाई है, लेकिन दूसरी तरफ जहां हम देख रहे हैं जहां पर शुगर जो है वो नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब यहाँ शुगर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वाटर जो है वो एंडोऑस्मोसिस के द्वारा अंदर आएगा, यानी हाई टू लो वाटर पोटेंशियल की तरफ। तो देन यहाँ पे सोल्यूट जो है वो मास के रूप में मूव करेगा, और इस एक्सपेरिमेंट को हम दोनों ऑस्मोमीटर के आपस में इंटरकनेक्शन की वजह से इसको समझ सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है इसको प्रूव करता है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है वो मास के रूप में मूव करते हैं। एविडेंस बहुत सारे हैं, ये हम देख सकते हैं। सीव ट्यूब जो होती है जिसमें ऑर्गेनिक सॉल्यूट जो होते हैं वो एक प्रेशर के साथ, क्योंकि हम यदि किसी भी टहनी को यदि ऊपर से काट देते हैं, एक यंग या ग्रोथ करते हुए प्लांट के अंदर यदि ऊपर की टहनी यदि आप कभी भी काट दें तो उसके अंदर से जो है एक्सूट जो है वो बाहर निकलता है। इसका मतलब वो सॉल्यूशन जो बाहर निकल रहा है वो ऑर्गेनिक सॉल्यूशन है, और वो इसी वजह से निकल रहा है क्योंकि उसके अंदर एक प्रेशर क्रिएट है जिसकी वजह से वो मूवमेंट अपर की तरफ करता है। तो एक प्रूफ जो है वो यहाँ मिलता है हमको। ये हम रेगुलर अपनी लाइफ में भी देखते हैं, चलते चलते हमारी आदत होती है कि हमने टहनी को ऐसे ही पेड़ को काट दिया और वहां से रस निकलने लग गया। तो ये एक जो है रस निकल रहा है वो इसी वजह से निकल रहा है कि उसमें एक प्रेशर क्रिएट है, या मास फ्लो हाइपोथेसिस को प्रूव करता है। दूसरा जो ये है वो है पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब। इसको जिमरमैथ ने इसको प्रूव किया था, क्योंकि सीव ट्यूब्स के अंदर ग्रेडियंट क्रिएट होगा वो भी पॉजिटिव, तभी ये मूवमेंट करेगा। यदि ग्रेडियंट नहीं होगा तो मूवमेंट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें डिफ्यूजन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और डिफ्यूजन की वजह से ही सोल्यूट जो पार्टिकल्स होते हैं वो हाई टू लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। एक और इसका जो एविडेंस है वो है इसमें कि जितने भी सब्सटेंसेस जो है वो सीव ट्यूब के अंदर डिजोल्व रहते हैं, और ये फिर बहुत ही माइनर जो है वो वेलोसिटी में डिफरेंस होता है, उसकी गति में डिफरेंस होता है, और देन ये मूव करते हैं एक से दूसरे स्थान की तरफ। और इस हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटली जो अभी अपन ने टू इंटरकनेक्टेड ऑस्मोमीटर के द्वारा प्रूव किया, तो उससे भी इसको प्रूव किया गया। ऑब्जेक्शन भी इसके ऊपर लगे हैं, क्योंकि जो वैक्यूल के द्वारा बताया गया था कि वैक्यूल जो होती है जो पास पास सी ट्यूब सेल्स जो होती है आसपास स्थिति, उनकी वैक्यूल जो होती है वो कंटिन्यूस नहीं होती है। तो कंटिन्यूस नहीं होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कॉलम जो है, वाटर कॉलम जो है वो टूट जाता है। तो एक ऑब्जेक्शन ये भी इसमें लगा। और दूसरा जो है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट का, कि ये वाटर डेफिसिट कंडीशन जो होती है उससे ये इन्फ्लुएंस नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता है। और हम जानते हैं कि जहाँ पे पानी की कमी भी होती हो तो भी फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन कभी रुकता नहीं है। और यदि वाटर की कंडीशन, ये क्या कहते कमी इसको प्रभावित करती, तो ऑटोमेटिकली ये मास फ्लो हाइपोथेसिस जो है वो कैंसिल हो जाती, क्योंकि वाटर पोटेंशियल के बेस पे तो ये मूवमेंट बता रहे हैं। तो ये चीज भी इसको सपोर्ट नहीं करती है। और दूसरा ये बताया कि सेल जो सोर्स एंड की तरफ जो सेल्स होती है वहां पर फुल्ली टर्जिड कंडीशन होती है, तो वहां से ये मूव करते हैं, और देन ये फ्लैसिड जो कंडीशन होती है जर्मिनेटिव ट्यूबर्स वगैरह, तो वहां की तरफ भी ये मूवमेंट नहीं होता। तो एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि फ्लैसिड कंडीशन जो है वहां से ये मूव कर रहा है, तो जर्मिनेटिंग सीड और उसमें ये कंडीशन ऑपोजिट क्यों है, तो वहां पर भी इसको प्रूव नहीं कर पाते। कुछ फैक्टर्स जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन को अफेक्ट करते हैं, सोल्यूट के ट्रांसपोर्टेशन को, जैसे कि टेम्परेचर ऑप्टिमम जो है इसका वो 4 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में यदि रहता है तो ये सोल्यूट का ट्रांसपोर्टेशन रेगुलर बढ़ता रहता है। आफ्टर 40 डिग्री सेंटीग्रेड ये डिक्रीज हो जाता है। ऐसे ही सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन देख रहे हैं, यदि हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है तो देन ऑटोमेटिकली ये डिक्रीज होगा। ठीक है, डिक्रीज होगा। सोइल में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन लो होती है, इसका मतलब यह है कि रेस्पिरेशन की रेट जो है वो भी लो होगी, और रेस्पिरेशन रेट लो होगी तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो ट्रांसपोर्टेशन जो है इसका भी बढ़ेगा। यंग प्लांट्स में बढ़ेगा, हार्मोन्स बढ़ते जाएंगे तो उसकी प्रेजेंस में बढ़ेगा। तो ये जो है कुछ फैक्टर्स जो है वो इसको अफेक्ट करते हैं। और ये आज जो है क्योंकि पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर दोनों ही ट्रांसलोकेशन बेस्ड था। पहले चैप्टर में हमने ट्रांसलोकेशन की प्रोसेसेस को समझा था, और आज के चैप्टर में हमने